Hi guys, it's Dr. Shubha Jyoti and welcome back to my channel. And in this video, I just wanted to kind of answer some of your questions because I thought some of them were really genuine and interesting. And I got some of these DMs on my Instagram and felt like I should be talking about this to a wider audience because I personally did answer a few questions here and there. But I think many of you might be having these kind of doubts, so let me answer those over here. So one of the questions that I was asked was about ICU exposure. Basically, there are some medical colleges that will be training you really well on the OT side, but will not give you enough, good exposure of ICU, which has also, happened with me as well. मैं भी जहाँ पे I have done my residency, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ICU का exposure बहुत ज़्यादा नहीं था, because every ईयर आई थिंक फर्स्ट ईयर में हमारा आईसीयू में हमको पोस्टिंग नहीं मिलती थी. जस्ट आफ्टर दे स्टार्टेड टू नो कि हम लोग को इंटुबेशन आता है, सेंट्रल लाइन्स डालना आता है, आर्टीरियल लाइन्स डालना आता है, तभी हमको पोस्ट किया जाता था आईसीयू में. सो दैट वाज अराउंड आर मिडिल ऑफ सेकेंड ईयर जब हमको पोस्ट किया जा रहा था. एंड इट वाज अराउंड आई थिंक सेकेंड ईयर में 2-3 मंथ्स का एक्सपोजर था, थर्ड ईयर में अगेन 2-3 मंथ्स का एक्सपोजर था. एंड आफ्टर दैट ड्यूरिंग माई एसआरशिप ऑल्सो इन बिटवीन आई हैड बीन पोस्टेड फॉर अबाउट 2 months ओवर देयर. तो मैं ये बोलूँगी कि इट वॉज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम. प्लस टू बी ऑनेस्ट, मैं जहाँ पे थी आईसीयू बहुत अच्छे से मैनेज नहीं होता था. देयर वाज नोबडी हु वाज एक्चुअली व्हाट यू से समवन हु नोज क्रिटिकल केयर. ठीक है, सब लोग एनेस्थेटिस्ट थे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू ऑल, देखो, एनेस्थेटिस्ट कैन do all the emergency procedures, they can handle all kinds of emergencies. When it comes to the ICU, they can handle everything. ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है, suddenly some patient gets bad and जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें इमरजेंसी बेसिस पे है, वो एनेस्थेटिस्ट कैन हैंडल लाइक अ प्रो. ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है एनेस्थेटिस्ट को. बट दिस मैनेजमेंट पार्ट ऑफ ICU इज समथिंग दैट एनेस्थेटिस्ट लैक ऑन. मतलब अगर आप बात करोगे कि बहुत अच्छे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर वहाँ से आपने किया होगा रेसिडेंसी, तभी ऐसे ही एनेस्थेटिस्ट हैं जिनको आइडिया रहता है अबाउट द ICU. बिकॉज हर जगह उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं होता है. प्लस ये भी होता है, इवन इफ यू आर डूइंग योर रेसिडेंसी फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर इन द ICU, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ICU. लाइक मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था. लाइक देयर आर सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई बैचमेट्स हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन क्रिटिकल केयर, और वो एनेस्थेटिस्ट भी बने थे. लाइक दे हैड एंटर्ड एनेस्थीसिया विद द माइंडसेट ऑफ कि यार आगे चल के हमको क्रिटिकल केयर में DM करना है, या हमको उसी में हमको आगे बढ़ना है. So some people are like that, they like that field. Some people don't like that field, like me. मुझे जो 2-3 महीने का भी एक्सपोजर मिलता था, मेरे लिए it was hell, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है ICU and it is a personal choice. I think anesthetists are divided into these two kinds of groups, जहाँ पे there are people who like the ICU and there are people who don't like the ICU. And I feel personally that most people are into the OT. ठीक है, OT हमारे लिए comfort zone होता है ज़्यादातर लोगों के लिए. बट येस, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो कहते हैं OT इज़ नॉट समथिंग दे आर इंटरेस्टेड इन, वो थ्रिल उनको नहीं मिलता है उसमें, दे लाइक ICU. ऐसे भी लोग होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड यू नीड टू फाइंड आउट हु यू आर. ठीक है, और मैं ये बोलूँगी आपको कि इवन दीज 2-3 months ऑफ ICU एक्सपोजर इज़ इनफ टू टेल यू कि क्या आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में. ये बताने के लिए इट इज़ इनफ, क्योंकि मुझे पता है कि आई वॉज लाइक आई हैव वर्कड इन द ICU, बट नॉट टू अ वेरी, मतलब मैं क्या बोलूँ कि बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया है ICU. बट वट एवर टाइम आई हैव स्पेंट इन द ICU, आई रियलाइज्ड कि यार दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड बी इंटरेस्टेड इन डूइंग, एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट माई फॉर्टे. मतलब मेरा दिमाग शायद नहीं चलेगा, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली ICU में आपको मेडिसिन जैसा दिमाग चाहिए, टू बी थिंकिंग लाइक अ मेडिसिन डॉक्टर, बिकॉज यू हैव टू अराइव एट अ डायग्नोसिस, यू हैव टू बी मेकिंग डिफरेंशियल्स, यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इज रॉन्ग विद द पेशेंट. आपको सिर्फ इमरजेंसीज नहीं हैंडल करनी होती है ICU में. यू ऑल्सो हैव टू पे अटेंशन टू हाउ यू आर मैनेजिंग दीज पेशेंट्स, व्हाट आर द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, द एंटीबायोटिक्स दैट यू आर सपोज टू गिव, एंड हाँ, यही सब चीज़ें हैं. यू हैव टू अवॉइड बेसिकली अ पेशेंट गेटिंग बैड. ठीक है, और ये चीज़ मुझे लगता है कि नॉट ऑल एनेस्थेटिस्ट्स आर ट्रेन्ड इन दैट, टू बी वेरी फ्रैंक. एंड अगर आपको, तो मैं आपके लेवल पे मैं ये बोलूँगी कि आप इससे डरो मत कि इफ़ यू आर समवन हु आर चूजिंग अ मेडिकल कॉलेज दैट इज़ नॉट गिविंग यू अ लॉट ऑफ ICU एक्सपोजर. जैसे अभी मैं जहाँ पे एसआरशिप कर रही हूँ, यहाँ बच्चों को लाइक एवरी अदर, मतलब इनका 15 days में चेंज होता है रोस्टर, एंड लाइक फॉर
15 days दे आर इन द OT, 15 days दे आर इन द ICU, ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उनको ICU में पोस्टिंग्स दी जा रही हैं. सो दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, दे आर गेटिंग अ लॉट टू लर्न. एंड ये भी होता है काफ़ी जगह पे. बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरी स्थिति अगर ऐसी होती कि हर 15 दिन में अगर ICU जाना पड़ता तो मैं कर लेती. ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाती, मैं कर लेती. बट मेरे लिए इट वुडेंट हैव बिन अ हैप्पी एक्सपीरियंस. मुझे नहीं पसंद है. अब कुछ लोगों को पसंद होता है, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है. डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. तो ये आपका खुद का डिसीजन होता है. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर आप ऐसे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो जहाँ बहुत एक्सपोजर नहीं मिलता ICU का, तो इट इज़ ऑल राइट. क्यों ऑल राइट है? इसीलिए ऑल राइट है कि आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस और नॉट, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ की वर्किंग धीरे धीरे समझ में आ जाएगी. इट्स इनफ 2-3 months in a year is enough to understand how the ICU is working, what you really need to know in the ICU, and whether you are interested in that or not. तो बात ये आती है ना, if you are not interested in the ICU, तो it is very well and good for you कि आप जितना भी required है टाइम पीरियड आप अपना कर लो रेसिडेंसी में, and then you just get out of it. ठीक है, and further on you can just take your jobs according to your interest. मतलब आपको अगर OT में इंटरेस्ट, जैसे मेरे पास भी अगर कॉल्स आते हैं जॉब्स की कुछ भी, तो आई विल एंटरटेन पीपल हु आर लाइक गिविंग मी जॉब्स इन द OT, नॉट इन द ICU. तो ऐसे आप अपने हिसाब से बाद में जॉब्स ले सकते हो. इवन फॉर SRShip देर आर मेडिकल कॉलेजेस वेर यू हैव टू कंपल्सरीली बी डूइंग ICU ड्यूटीज. देर आर मेडिकल कॉलेजेस वेर द ICU क्रिटिकल केयर टीम विल बी कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम द OT टीम. तो ये भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो बाद में कि आपको SRShip भी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है. ठीक है, तो आई वुड जस्ट से दैट इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट. अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होते हो ICU में, तो यू हैव ऑप्शंस टू गो अहेड विद आगे चल के कि आपको क्या करना है. इफ़ आपको इंटरेस्ट आ जाता है ICU में, फिर क्या करना है? फिर आप ये कर सकते हो कि यू कैन डू अ DM इन क्रिटिकल केयर, और यू कैन गो फॉर फेलोशिप्स लाइक IDCCM आप कर सकते हो, जो 1 साल का फेलोशिप है. एंड देयर इज़ एन एग्जाम एंड यू हैव टू क्लियर दैट. एंड देन ऑब्वियसली DM से कम वैल्यू होती है. Obviously a DM person is going to be invested there for another 3 years with a degree of DM, so obviously they will be at a higher position than you. But definitely you can also like you will gain the knowledge, and you can definitely work in smaller areas or whatever private hospitals. You can earn well with IDCCM as well. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ही, तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास इनफ एक्सपोजर नहीं मिलता है रेसिडेंसी में, तो इट इज़ ओके. आप या तो ये भी कर सकते हो कि यू कैन जॉइन SRShip इन अ प्लेस वेयर दे आर रेगुलरली पोस्टिंग इन द ICU, एंड वहाँ पे आप अच्छी अपनी एक्सपीरियंस ले सकते हो. या फिर बेस्ट तो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि आप DM क्रिटिकल केयर कर लो, या फिर आप फेलोशिप कर लो IDCCM में, बिकॉज यू विल बी एक्सक्लूसिवली बी पोस्टेड इन द ICU इफ दैट इज़ वॉट यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन. बिकॉज आई फील दैट यू नीड अनदर काइंड ऑफ ट्रेनिंग to be working in the ICU, because anesthesiology is something different. Like anesthetist का part भी ICU में अलग होता है. There are some hospitals like my cousin sister who was when she was doing her medicine MD, so she used to tell me that they used to always have in the ICU an anesthetist and a medicine resident together working in the ICU. तो इसमें ये होता है कि anesthetist is supposed to deal with the emergencies part, and the medicine person is supposed to deal with the medicine part, the management part of the patients. तो ये actual idea होता है. But if you want to be an anesthetist who completely wants to be working in the ICU, definitely you also have to take part in the management. ठीक है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा. तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है अगर आपको सीखनी है और अगर आपको वहीं पे काम करना है, तो the best thing would be to study about it, gain knowledge about it, and that can be done through DM और fellowships. तो ये मुझे लगता है उस चीज़ का आंसर होगा कि जो मुझे आया था क्वेश्चन कि ICU का कम एक्सपोजर मिल रहा है, तो टू बी वरीड अबाउट दैट. तो उसमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है. सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है. Other than this, what I was asked was about somebody asked me about they were getting a seat in a cancer institute or something where only onco cases होते हैं. तो दे वर बेसिकली आस्किंग मी कि ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ कैंसर वाले पेशेंट्स ही आते हैं, एंड देयर इज़ अनदर हॉस्पिटल वेयर दे आर गेटिंग मच मोर वाइडर वैरायटी ऑफ केसेस. तो इनको भी मैंने यही बोला था कि टू बी ऑनेस्ट, इट्स बेटर टू बी सीइंग अ वाइड वैरायटी ऑफ केसेस, क्योंकि मैनेजमेंट और ये सब थोड़ा अलग होता है. जैसे अगर आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज की तरफ देखोगे, लैप्रोस्कोपिक कोली है, तो उसमें आपका जो चीज़ें आपको देखनी है OT में वो अलग हो जाता है. लैप अपेंडिक्स में जो चीज़ें देखनी है वो अलग हो जाता है. जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में सिमिलर होते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट यू हैव टू सी इन एवरी
ओटी, ठीक है। आप जैसे अगर सेक्शन का केस करा रहे हो, एलएससीएस करा रहे हो, सिजेरियन सेक्शन, तो उसमें आपको अलग मैनेजमेंट होगा। तो what I would suggest in this case is you go for a place that is giving you a wider case, case load, wider case load, जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के केसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि द मैनेजमेंट विल वेरी। डेफिनेटली आप अगर ओंको के इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, आपको बहुत सारे एडवांटेजेस और मिलेंगी, एंड यू विल नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मे बी अदर पीपल माइट नॉट नो, बट to come out as a general anesthesiologist, I really feel that you should be exposed to a wider set of cases rather than just one set of cases, क्योंकि onco anesthesia is a super specialty। उसमें आप आप अपने जो बेसिक स्किल्स है उसको बेटर कर रहे हो। तो इनिशियली ही जब आप सीख रहे हो तभी आप एक सुपर स्पेशलिटी वाला चीज़ नहीं सीख पाओगे। इट्स लाइक यू आर स्किपिंग अ स्टेप इन योर way to become an anesthesiologist. So I really feel that going to a place that is giving you a wider set of cases will be better. And what this person also asked me was, why did you choose onco anesthesia? So इसके बारे में मैं यही बताना चाहती हूँ that again, like I said, it's a super specialty thing. मेरा फेलोशिप है, मेरा डीएम नहीं है, बट जो भी है, आई गॉट टू वर्क फॉर 1 year इन onco anesthesia. आई गॉट टू सी अ लॉट ऑफ onco सर्जरी केसेस, एंड मैंने चूज़ इसीलिए किया था क्योंकि सी आई वॉज देयर ओनली, मैं रीजनल का फेलोशिप कर रही थी, एंड व्हाट आई सॉ अबाउट जो ओंको के केसेस होते, क्योंकि एक एक दिन मुझे वहाँ भी पोस्ट किया जा रहा था, एंड व्हाट आई सॉ देयर वाज देयर आर लॉट ऑफ हाई रिस्क केसेस कमिंग इन, ठीक है। ओंको के केसेस सारे हाई रिस्क होते थे। सो व्हाट आई रियली वांटेड फॉर माई सेल्फ वॉज कि मुझे डरना नहीं है, मुझे चाहे आप कोई भी केस ला करके दे दो, आई वॉन्ट टू बी वेल इक्विप्ड विथ नॉलेज टू हैंडल दैट केस। मुझे डर नहीं लगना चाहिए कोई भी केस लेने से, क्योंकि जो मेरा जहाँ पे रेसिडेंसी था वहाँ पे काफ़ी मुझे लगता है पीपल यूज टू बेसिकली जस्ट पुट थिंग्स ऑन ईच अदर, ठीक है। कुछ भी हाई रिस्क अगर के मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है कि एक बार एक हाई रिस्क केस इंड्यूस करना था, एंड आई वाज कॉलिंग माय सीनियर एंड शी वाज नॉट कमिंग इनसाइड द ओटी, और उसमें झगड़े काफ़ी हो गए थे। सर्जन वाज लाइक, व्हाई यू आर नॉट इंड्यूसिंग द केस, दिस दैट, एंड इधर का उधर हो रहा था। सो ये सब जो चल रहा था ना, वो मुझे मेरे साथ नहीं चाहिए था। आई डेंट वॉन्ट कि मैं एक लेवल पे पहुँचने के बाद आई डेंट वॉन्ट टू बी स्केर्ड टू इंड्यूस एनी काइंड ऑफ हाई रिस्क पेशेंट्स, ठीक है। ये मेरा बेसिक थिंग था टू जॉइन ओंको एनेस्थीसिया, एंड आई थिंक आई गॉट दैट। मैंने जो भी सीखा, जो भी देखा फॉर 1 year, आई थिंक आई एम नॉट स्केर्ड नाउ टू हैंडल एनी काइंड ऑफ हाई रिस्क केसेस, क्योंकि स्केर्ड का बात ही नहीं है, ठीक है। मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करूँगी कि व्हाट आई एम रियली टॉकिंग अबाउट, बट या इट टॉट मी अ लॉट एंड इट गेव मी अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई डिड नॉट हैव बिफोर। तो ये डेफिनेटली एक चीज़ है। प्लस एक और रीज़न था कि मैंने ओंको एनेस्थीसिया इसलिए चूज़ किया क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ केसेस विद डिफिकल्ट एयरवे दैट आर कमिंग इन, ठीक है। आपका जो भी ओरल कैंसर्स होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, सब डिफिकल्ट एयरवे होते हैं, एंड ऐसे केसेस में भी बहुत लोग हैं जो घबरा जाते हैं, ठीक है। वो पेशेंट देख के ही घबरा जाते हैं काफ़ी लोग। तो ये भी एक रीज़न था कि मैं डिफिकल्ट एयरवे भी आई वांटेड टू बिकम बेटर टू हैंडल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। सो दैट वाज अनदर रीज़न, एंड आई थिंक आई वुड नॉट से आई एम एन एक्सपर्ट. It takes a lot of time to become an expert, but yes, I got a lot of exposure for fiber optic intubations and a lot of practice बेसिकली, क्योंकि जब रेसिडेंसी चल रही थी मुझे बहुत सारे फाइबर ऑप्टिक इंटुबेशंस नहीं मिले थे, बट ड्यूरिंग माय फेलोशिप आई हैड डन अ लॉट मोर दैन व्हाट आई डिड इन माय रेसिडेंसी. बहुत ज़्यादा मैंने फाइबर ऑप्टिक इंटुबेशंस कर लिए थे. आई थिंक आई एम नाउ कॉन्फिडेंट इन डूइंग फाइबर ऑप्टिक्स, बट येस एक सीनियर का होना ज़रूरी होता है. बट या आई एम एट अ प्लेस वेयर आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई कैन डू इट, तो डेफिनेटली बेटर दैन बिफोर. तो ये एक और रीज़न था मेरा ओंको एनेस्थीसिया चूज़ करने का. एंड अनदर थिंग दैट also was an additional point for me कि इनके सारे केसेस में यूजुअली सारे लाइंस डलते हैं. सो लाइक योर सेंट्रल लाइंस एंड योर आर्टीरियल लाइंस, ये सब हर केस में यूजुअली डलता ही है. तो मेरा एवरी डे आई वॉज डूइंग दीज थिंग्स फॉर एन ईयर, ठीक है. तो मेरे आई थिंक मेरे स्किल्स बेटर हो गए. आई गॉट टू प्रैक्टिस ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड ये सब बेटर हो गए, ठीक है. आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट दैन आई वॉज बिफोर. एंड आई गॉट टू लर्न डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्रोचेज. जैसे जो सेंट्रल लाइन होता है, मैंने अपने रेसिडेंसी में सिर्फ फेमोरल डाला है एंड जो इंटरनल जुगुलर है उसमें डाला है. उसके अलावा आई डेंट नो एनी काइंड ऑफ अप्रोचेस. आई डेंट नो यूएसजी कैसे यूज़ करना है. तो वी यूज्ड टू पुट ओनली ब्लाइंड इन माई रेसिडेंसी. तो यहाँ पे मैंने यूएसजी गाइडेड सीखा, मैंने सबक्लेवियन सीखा. सो डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, डिफरेंट जो कंसल्टेंट्स हैं उनके डिफरेंट जो तरीके हैं वो सब मैंने देखे, वो सब मैंने सीखे. तो हाँ, यही अच्छी चीज़ें थी जो मैंने सीखी, एंड दैट्स द रीज़न वाई आई डिड ओंको एनेस्थीसिया.
यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ दैट वाई आई चोज रीजनल एनेस्थीशिया, भले मेरे को किसी ने पूछा नहीं है, बट आई ऑल्सो वांट बी टेलिंग यू अबाउट दैट कि रीजनल एनेस्थीशिया मैंने ये सोच के चूज़ किया था कि कभी कभी ऐसा होता है दैट यू हैव अ पेशेंट हु इज़ वेरी हाई रिस्क, ठीक है, लाइक लेट्स से कि उसका लंग्स बहुत ख़राब है एंड द पेशेंट इज़ वेरी ओल्ड, लंग्स बहुत ख़राब है एंड यू कैन नॉट इंटूबेट द पेशेंट, और let me put it in a way कि if you do intubate the patient you don't know if you can get him out, you know, extubate होगा कि नहीं, वेंटिलेटर से बाहर आएगा कि नहीं, आपको पता नहीं है. So in cases like these it's better कि आप you know regional anesthesia के लिए जाओ, and to be doing that, to become a master of regional anesthesia is again comes the fact that you don't get scared of high risk cases, ठीक है. अगर जैसे ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसके लंग्स खराब है, बिल्कुल आप जीए तो दे ही नहीं सकते हो, लेट्स से स्पाइनल के लिए भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है कुछ, ठीक है, तो और अगर कोई पैर का कुछ तो सर्जरी है, कुछ है, सो इफ एवरीथिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नथिंग यू नो, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, द लास्ट थिंग दैट कैन सेव यू इन प्लेसेस लाइक दीज इज रीजनल एनेस्थीशिया. आप ब्लॉक लगा सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन जस्ट ब्लॉक दैट एरिया रीजनल देके एंड यू विल बी एबल टू गेट द सर्जरी डन. दैट इज़ वाई आई वांटेड टू लर्न मोर अबाउट रीजनल एनेस्थीशिया, क्योंकि जो मेरी रेसिडेंसी थी वहाँ भी हमने किया है, बट अपर लिम्ब ब्लॉक्स हमने ज़्यादा लगाए, लोअर लिम्ब ब्लॉक्स का मुझे इतना आइडिया नहीं था. जो मैंने अपने रीजनल एनेस्थीशिया का जो फेलोशिप है उसी में सीखा. तो या दैट इज़ वाई आई चोज रीजनल एनेस्थीशिया एंड दैट इज़ वाई आई चोज ऑन्को एनेस्थीशिया. एंड yeah, so basically I would just say for you guys, I don't think this has to be any kind of a problem. कुछ लोग ने मुझे ये भी पूछा था कि you know एक जगह है जहाँ पे आईसीयू और आईसीयू एक्सपोजर है और ब्लॉक्स है एंड केसेस यहाँ 15 to 20 ऐसे होते हैं, एंड एक और जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, बट देर इज़ नो रीजनल, देर इज़ नो आईसीयू एक्सपोजर, and but that is close to my home. That is how somebody was putting it out. So these places I would just say कि ये आपका पर्सनल लुकआउट है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल सपोर्ट की नीड होगी, आपकी फैमिली की नीड होगी, तो आई थिंक इट्स बेटर दैट यू टेक अ प्लेस दैट इज क्लोज टू योर होम एंड यू कैन डू योर रेसिडेंसी देयर. इट्स ओके. अगर वहाँ केस लोड भी कम हो रहा है देन टू यू विल बी एबल टू लर्न. ऐसा नहीं है कि आप हर एनेस्थेटिस्ट ऐसे ही यू नो डिग्री लेके निकल जाता है. डेफिनेटली दे विल टीच यू थिंग्स इवन इफ द केस लोड इज लेस. यू विल गेट टू लर्न इंट्यूबेशन, स्पाइनल, ऑल दोज बेसिक प्रोसीजर्स यू विल गेट टू लर्न. और ये जो आप चीज़ें सोच रहे हो कि रीजनल और ये सब आप आगे चल के फेलोशिप्स भी कर सकते हो, आप आगे चल के भी सीख सकते हो, स्टारशिप कर सकते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे बेटर सीखने को आपको मिल सकता है. सो इट्स उसके बारे में आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है. बट स्टिल आई वुड से इफ़ यू आर समवन हु इज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि आप किसी और जगह भी मूव करके आप कर पाओगे रेसिडेंसी, तो बेटर आपके लिए यही रहेगा कि ऐसी जगह जहाँ आईसीयू एक्सपोजर मिल रहा है, जहाँ आपको डिफरेंट तरह के केसेस मिल रहे हैं और रीजनल ब्लॉक्स वहाँ पे रेगुलरली लगाए जाते हैं, ऐसी जगह ऑब्वियसली बेटर होगी आपके लिए. बट अगेन लाइक आई सेड, इट्स योर पर्सनल लुकआउट. एंड मुझे ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं, बट आई वुड जस्ट से इट्स ऑल योर पर्सनल लुकआउट एंड आपकी मर्जी है. आपको अपना पर्सनल चूज़ करना होता है आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घर से पास रहना या जो कुछ भी है. आई वुड जस्ट से मेरा ये वीडियो का एम यही है कि इन दी एंड यू विल लर्न एवरीथिंग. ये मत सोचो कि अब जहाँ भी जा रहे हो, जिस भी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, कि वहाँ ब्लॉक्स नहीं होता है, आईसीयू नहीं होता है, ऑन्को के केसेस नहीं होते हैं, या जो कुछ भी. डोंट थिंक अबाउट दैट टू मच. जहाँ भी आपने अब ले लिया है, जहाँ भी आप जा रहे हो, अपने पूरे मन से जाओ, अपना आप मेहनत करो, वहाँ पे जितना सीखने को मिल सकता है उतना सीखो. आफ्टर पासिंग आउट योर MD एनेस्थीशिया, इट्स नॉट लाइक यू नो एवरीथिंग. यू स्टिल लर्न, यू कीप लर्निंग टिल द एंड ऑफ योर लाइफ. इट्स नेवर इनफ. ठीक है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए. एंड सभी लोग सीखते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही ओल्ड कोई एनेस्थेटिस्ट होगा उनको सब कुछ आता होगा, ऐसा भी नहीं है. और जो बहुत कोई यंग एनेस्थेटिस्ट है उसको भी सब कुछ आता है, ऐसा भी नहीं है. एवरीबडी हैज़ देयर, आज ही मैं बोल रही थी अपने जूनियर्स को, एवरीबडी whoever becomes an anesthesiologist, everybody has their own style of working. ठीक है, सबका तरीका अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, सबका अपना पेशेंट मैनेज करने का तरीका अलग होता है. एंड nobody is right or wrong. हाँ, कुछ बेसिक्स जो आपको थियरी वियरी जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी सिखाया जाता है, बेसिक्स सारे सबके सेम होते हैं, बट द वे ऑफ डूइंग थिंग्स कैन बी डिफरेंट. एंड कोई सही गलत नहीं होता है एनेस्थीशिया में. तो इट इज़ ओके, एवरीबडी लर्न्स देयर ओन वे एंड यू विल ऑल्सो लर्न इफ यू आर गेटिंग इनटू एनेस्थीशिया रेसिडेंसी. डोंट बी स्कैर्ड, एवरीथिंग विल बी फाइन. You can still learn things after you get out of
योर रेसिडेंसी, ठीक है, जूनियर रेसिडेंसी खत्म करके सीनियर रेसिडेंसी में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आपको अगर किसी एक चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, आप उसमें फेलोशिप्स कर सकते हो, आप उसमें डीएम कर सकते हो, आप उसके बाद जूनियर रेसिडेंसी के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हो। सो इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, इट्स ओके, डोंट बी too scared about मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, everything will fall in place. And yeah, that's all I wanted to say. I'll see you for another video. Drop me any questions if you have any, and yeah, see you for another one.